जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि एक सेट मैंने पहले भी करवा दिया था आप लोगों का, जिसमें हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव और पूरा का पूरा सब्जेक्टिव हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। कुल प्रश्नों की संख्या जो है 52 है, 52 है। और इसके पहले वाली सेट में भी हम लोगों ने 52 सवालों को डिस्कस किया था। तो ये हमारा दूसरा सेट होने वाला है। अगर आपने पहले वाले सेट को नहीं देखा है ना, तो देख लीजिएगा। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है मॉडल पेपर के नाम से, और सभी सवाल जान लीजिए यहीं से आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्टिव का आप लोगों का काफ़ी डिमांड था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इतने कम समय में, एक महीने में सिर्फ वही पढ़ा जाता है जो इंपॉर्टेंट होता है। पूरा बुक को नहीं खत्म किया जा सकता। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट ही करवा रहे हैं, तो जाकर के जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट पर। ठीक है, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, या नहीं तो आप इस वीडियो के लास्ट में भी क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे बोला गया है कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। तो देखिए, रावी नदी के किनारे जो विकसित हुआ है वो हुआ है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिंधु सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो ये है आपका लोथल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था। तो 16 महाजनपद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में कहा गया, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो सही जवाब हो जाएगा इसका अस्मक। ठीक है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसिप ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। कह रहा है कि इंडिका किसकी रचना है, आपको बतानी है। तो ये जो रचना है ये मेगास्थनीज की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में जो चला वो कितने दिनों तक चला, वो बताना है आपका। राइट आंसर हो जाएगा आपका 18। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट आते हैं, स्तूप किस धर्म से संबंधित है, ये आपको बतानी है। अब ये जो स्तूप है ये कौन से धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। कहा गया है कि मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है। राइट आंसर हो जाएगा महायान में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अगला सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है, ये बतानी है आपको। तो पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अलबरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था, यानी कि अलबरूनी को कौन सी भाषा नहीं आती थी। तो यूनानी भाषा नहीं आती थी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, इब्ने बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है। तो इसने जो किया है वो रिहला की रचना की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, पीर का अर्थ क्या होता है, आपको बतानी है पीर का अर्थ क्या होगा। तो गुरु। क्या होगा, गुरु हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ पर है। तो अजमेर में है। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते हैं। तो ये जो करते हैं विष्णु के देवता की उपासना करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हरिहर और बुक्का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, तेलुगु साहित्य आमुक्त्या माल्याद की रचना किसने किया। तो ये क्या है, कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में, अकबरनामा की रचना किसने किया था। तो ये क्या है, अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 21, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो ये हुआ था 1855 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, दमीन कोह क्या है। तो ये संथालों की भूमि है। संथालों की भूमि को क्या बोलते हैं, दमीन कोह बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 23, 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, ये आपको बतानी है। तो ये हुआ था मेरठ से आरंभ। सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया है। तो इसको आरंभ किया था वेलेजली ने। किसने किया था, वेलेजली ने किया था। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, आपको बतानी है। तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 28 में, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो
तो इनके जो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे वो हुए थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 29 में, भारतीय संविधान कब लागू हुआ है ये बतानी है आपको। 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। चलिए अब आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे सबसे पहले अति लघु प्रश्नोत्तर, और अति लघु प्रश्नोत्तर का आप झलक देख रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 31 से वो स्टार्ट है, इनका देखेंगे। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कौन से प्रश्न, उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी लंबे लंबे सवाल होते हैं, उनको भी देखेंगे क्योंकि वो 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा ई बुक नहीं लिया है वो हमारे ई बुक को लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा ई बुक जो अवेलेबल है वो आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है और इंग्लिश है। देखिए बुक से जो सवाल हम लोग कर ही रहे हैं, ये जो ई बुक की खासियत क्या है, इस ई बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, हर एक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव को जो है 200 वन लाइनर बना दिया गया है। वन लाइनर क्या होता है वो ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर है भारत की राजधानी क्या है, तो आंसर में आएगा दिल्ली। तो इस तरह से हमने वहाँ पर अरेंज किया है, 4 ऑप्शन को हटा दिया गया है कि ऑप्शंस को आपको वीडियो में खेलना है। ठीक है, ऑप्शन के साथ आपको वीडियो में खेलना है, खुद से तो पहले डायरेक्ट याद करना है वरना फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की। लगभग हर एक टॉपिक में जैसे अति लघु को अलग बनाया गया है, लघु अलग बनाया गया है, दीर्घ अलग बनाया गया है, सब में देखिए आपको 50-60 से ऊपर ही क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है मार्केट में जो बुक अवेलेबल है उसका लैंग्वेज और हमारे ई बुक के लैंग्वेज में काफ़ी अंतर है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे भाषा बिल्कुल आसान और सरल मिलेगा, मार्केट वाली कठिन भाषा इसमें नहीं मिलेगी, कम समय में याद हो जाएगा, और ना ज़्यादा लंबा है ना ज़्यादा घुमदार है, क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन भी याद नहीं कर पाओगे। लंबा क्वेश्चन कराने के लिए हम यूट्यूब पे आपको दे रहे हैं। ठीक है, जिसको छोटा छोटा याद करना है वो वहाँ से जाकर ई बुक से याद करे। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम के लिए परफेक्ट है, रिवीजन के लिए बेस्ट है, नंबर बढ़ाने के लिए भरोसेमंद हथियार है। अगर ई बुक आपको लेना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब वहाँ से आपका 31 से सब्जेक्टिव था, मैंने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को एक जगह टाइप करवा लिया है ताकि बार बार उस PDF में जाना ना पड़े। ठीक है, तो सारा आपका यहाँ से 52 तक इसी में कवर हो जाएगा। जैसे कि पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। चलिए आंसर को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल है तो आपका वीडियोस ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ूंगा। 20 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को। ठीक है, आइए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया। भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उन्होंने भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की शुरुआत की और अनेक प्राचीन स्थलों की खोज कर भारतीय इतिहास को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। कह रहा है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और समझा। उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़कर अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया, जिसने मौर्य काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 34। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित प्रमुख स्मारकों में से एक माना जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में। कह रहा है इब्न बतूता कहाँ से आया था। इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। वह एक प्रसिद्ध यात्री था जिसने भारत सहित अनेक देशों की यात्राएं की और अपने यात्रा विवरण के माध्यम से तत्कालीन समाज और शासन की जानकारी दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 36। कह रहा है संथाल विद्रोह का प्रमुख नायक कौन था। संथाल विद्रोह का प्रमुख नायक सिद्धू और कान्हू थे। उन्होंने अंग्रेज़ों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध संथाल जनजाति को संगठित कर विद्रोह का नेतृत्व किया। चलिए नेक्स्ट है 37 में दिया गया असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने और कब की। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने सन 1920 ईस्वी में की। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी शासन से सहयोग समाप्त कर भारत को स्वतंत्र दिलाना था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 38। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की। यह प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था जहां देश विदेश से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे, यानी कि पढ़ाई करने आते थे। तो 38 तक हम लोगों ने अति लघु को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से जो 39 से स्टार्ट होगा ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करना है। चलिए वर्णन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन सरल और प्रकृति पूजक था। खुदाई से प्राप्त मोहरें, मूर्तियां और प्रतीकों से उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। लोग मातृ देवी की पूजा करते थे जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है।
ये एक मुहर पर योगासन में बैठे पुरुष की आकृति को पशुपति देवता का रूप माना जाता है। वृक्ष पूजा और पशु पूजा का भी प्रचलन था। पीपल के वृक्ष को पवित्र माना जाता था। ठीक है। लिंग और योनि के प्रतीक भी धार्मिक आस्था से जुड़े थे। हड़प्पावासी आत्मा, जीवन, मृत्यु में विश्वास रखते थे। बड़े मंदिरों के अभाव से स्पष्ट होता है कि उनका धर्म आडंबरहीन और दैनिक जीवन से जुड़ा था। ठीक है, तो ये तो हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे। इसमें कहा गया है अभिलेखों से क्या आप क्या समझते हैं, उनका महत्व बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए, अभिलेख वे लिखित सामग्री हैं जो पत्थर, धातु, स्तंभ, शिलाओं या तांबों की पट्टियों पर उत्कीर्ण की जाती है। ये अभिलेख राजाओं के आदेश, धार्मिक दान, प्रशासनिक निर्णय और ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देते हैं। अभिलेख इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि समकालीन प्रामाणिक होते हैं। अशोक के अभिलेखों से मौर्य प्रशासन, धर्मनीति और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। अभिलेखों के माध्यम से तत्कालीन भाषा, लिपि, शासन व्यवस्था और धार्मिक विचारों को समझा जा सकता है। ये इतिहासकारों को अतीत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन का सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में। त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इसका शाब्दिक अर्थ है 3 पिटारे या 3 संग्रह। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश, संघ के नियम और दार्शनिक विचार संकलित हैं। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं का आचरण और नियम दिए गए हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और संवाद संकलित हैं और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन और मानसिक तत्वों का विश्लेषण किया गया है। त्रिपिटक से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, नैतिक मूल्यों, समाज पर उसके प्रभाव की स्पष्ट जानकारी मिलती है। आइए, अल्बेरुनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यहाँ पे इस पर ए नहीं होगा, अल्बेरुनी होगा। ठीक है, एक आर नहीं होगा यहाँ पे। चलिए, अल्बेरुनी जो था एक प्रसिद्ध विदेशी विद्वान और इतिहासकार था जो गजनी के शासक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसका पूरा नाम अबू रेहान अल-बेरूनी था। उसने भारत में रहकर भारतीय समाज, धर्म, परंपरा, शिक्षा, विज्ञान और दर्शन का गहन अध्ययन किया। अल-बेरूनी ने संस्कृत भाषा सीखी और अनेक भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। उसकी प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद है, जिसमें उसने भारतीय जीवन का निष्पक्ष और तथ्यात्मक वर्णन किया। उसने जाति व्यवस्था, वन व्यवस्था, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक रीति रिवाजों का विस्तार से वर्णन किया। अल-बेरूनी की रचनाएं मध्यकालीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। सब में जो एक आर लगा हुआ है उसको आप हटा लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है, बताना है। ठीक है, देखते हैं। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत भक्ति के 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप माना गया है और इसमें राम और कृष्ण की पूजा की जाती है। तुलसीदास, सूरदास और मीरा सगुण भक्ति के प्रमुख संत थे। दूसरी ओर निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार और निर्गुण माना गया है। इस परंपरा में मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया गया है। कबीर और गुरु नानक निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत थे। दोनों भक्ति परंपराओं का उद्देश्य प्रेम, समानता और मानवता का संदेश देता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों का एक प्रमुख वास्तुशिल्प तत्व है। यह मंदिर का ऊंचा और भव्य प्रवेश द्वार होता है। गोपुरम का निर्माण विशेष रूप से द्रविड़ शैली के मंदिरों में किया गया है। ये बहुमंजिला होता है और उस पर देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और धार्मिक दृश्यों की सुंदर मूर्तियां बनी होती हैं। गोपुरम मंदिर की पहचान और धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। यह श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से पहले धार्मिक वातावरण का अनुभव कराता है। दक्षिण भारत के मदुरई, तंजावुर और श्रीरंगम के मंदिरों में गोपुरम प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 पे। क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे। 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण अंग्रेजी सेना में प्रचलित एनफील्ड राइफल्स के कारतूस थे। इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की अफवाह फैली। सैनिकों को
गोली चलाने से पहले कारतूस दांत से काटना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। हिंदू सैनिक के लिए गाय पवित्र थी और मुस्लिम सैनिकों के लिए सूअर अपवित्र माना जाता था। जब सैनिक ने कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया तो उन्हें दंडित किया गया। इससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। मेरठ से शुरू हुआ यह असंतोष धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में विद्रोह का रूप ले लिया। इस प्रकार कारतूस विवाद 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने इस सवाल को कई सारे मॉडल पेपर में भी देखा होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से। बासरा, ठीक है, बाशरा और बेशरा से आप क्या समझते हैं? देखिए, बासरा और बेशरा सूफी मत से संबंधित दो विचारधाराएं हैं, दो सोच है। ठीक है, आइए। बासरा सूफी वे थे जो इस्लाम के धार्मिक नियमों, शरिया कानून और नमाज रोज़ा जैसी परंपराओं का पालन करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति शरिया के नियमों का पालन करते हुए सही संभव है। दूसरी ओर बेशरा सूफी शरिया के कठोर नियमों को नहीं मानते थे। वे प्रेम, मानवता और आत्मिक साधनों अधिक महत्व देते थे। बेशरा सूफी बाहरी आडंबर और धार्मिक बंधनों का विरोध करते थे। दोनों विचारधाराओं का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति था, परंतु उनके मार्ग अलग अलग थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पर जो सवाल आप देखेंगे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये सवाल जब एग्ज़ाम में आपके आएंगे तो 5 नंबर के लिए आएंगे और आपको लगभग 250 शब्दों में उसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को क्या भैया हमें रटना पड़ेगा? नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे सवालों को करते क्या हैं, 10 बार पढ़ते हैं, 15 बार पढ़ते हैं, 20 बार पढ़ते हैं, रीड करना पड़ता है और रीड करने के बाद उसको फिर सोच सोच करके लिखना पड़ता है। अगर आपने 10 लाइन लिख लिया इस बिंदु पर, मोहनजोदड़ो की विशेषता पर अगर आपने 10 लाइन लिख लिया तो यकीन जानिए आपको याद हो गया, फिर आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आप रटने बैठोगे पूरा दिन खत्म हो जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी हिस्ट्री के क्वेश्चन को रटा नहीं जाता है, उसको फील कीजिए। आइए फील कराते हैं आपको। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो की विशेषता का वर्णन करना है। उसकी विशेषता बतानी है, उसकी खूबी बतानी है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और विकसित नगर था। यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सुव्यवस्थित नगर योजना थी। उसका जो नगर योजना था वो बहुत अच्छा था। नगरों को आयताकार खंडों में विभाजित किया गया था और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आप सीधा देखिए, अब जैसे मैंने बोला कि नगरों को आयताकार खंडों में विभक्त किया गया है, तो आप समझ जाओ ना, इमेज बनाओ, मन में क्रिएट करो। ठीक है, ये पक्की ईंटों से बने मकान पाए गए जिनमें स्नानघर, आंगन और कुएं की व्यवस्था थी। जल निकासी प्रणाली अत्यंत विकसित थी। हर घर का गंदा पानी ढके हुए नालों के माध्यम से बाहर निकल रहा था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इसकी सबसे प्रसिद्ध संरचना है, जिसका उपयोग धार्मिक या सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त अनंगार, सभा भवन और आवासीय भवन भी मिले हैं। यहाँ से मोहरें, मूर्तियाँ, तौल, केबाट, खिलौना और आभूषण प्राप्त हुए हैं, जो व्यापार और शिल्पकला की उन्नति को दर्शाते हैं। मोहनजोदड़ो की कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति की कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन सभी विशेषताओं को स्पष्ट होता है कि मोहनजोदड़ो एक उन्नत, सुव्यवस्थित और समृद्ध नगर था। ठीक है, तो यहाँ पर जो था सब कुछ अच्छा था, कोई चीज़ में कमी नहीं थी उस समय। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण की आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। अब हो रहा है वीडियोस लंबा, तो यहाँ पर से हम थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट इस तरह करेंगे कि सभी सवाल जो है इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से। ठीक है, ताकि आपके सभी सवाल कंप्लीट भी हो जाएं। अब आप उसको खुद से रीड करोगे। ठीक है, यहाँ से आंसर काफ़ी लंबे लंबे हैं। ठीक है, तो आप इसको खुद से रीड करोगे। नेक्स्ट कभी मौका मिला तो मैं आपके लिए स्पेशल अलग से वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें ये सब प्रश्न को डिस्कस कर दूंगा। तो पहला स्क्रीनशॉट आप 48 का लोगे यहाँ से, दूसरा आप ले लोगे, लो यहाँ से लो। ठीक है, यानी कि 48 नंबर का आपने ले चुका है। अब आइए 49 का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ये पहला स्क्रीनशॉट हुआ, आइए दूसरा ले लीजिए। ये 49 का दूसरा स्क्रीनशॉट हुआ। या फिर आप वीडियो रोक कर अगर उतारना चाहते हो तो आप उतार सकते हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर देखिए, 1857 की क्रांति के मुख्य कारणों की चर्चा करना था। पहला स्क्रीनशॉट। फिर यहाँ से आप
दूसरा स्क्रीनशॉट लोगे। चलो एडजस्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप उसको एक बार में स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 51 का स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करना है आपको। इसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 में कृष्णदेव राय विजयनगर के महानतम शासक थे कैसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। ठीक है, वीडियोस 20 मिनट का हो चुका है, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से शॉर्टकट मारा। मैंने सोचा चलो आपको स्क्रीनशॉट ही दे देता हूँ, क्योंकि एक वीडियो में अगर सारे सवाल शामिल हो जाए ना तो वो अच्छा होता है, और अलग अलग जब वीडियो बनता है ना तो कोई सा भी वीडियो आपका छूट सकता है। इसीलिए मैंने सोचा नहीं, एक ही वीडियो में सारा 52 सवाल को कंप्लीट ही करा देना है। ठीक है, तो ये आप दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेंगे और ये कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को ज़्यादा नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके 200 लाइक का टारगेट रखें। जल्दी से लाइक करके आप ये टारगेट को पूरा कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब फाइनल एग्जाम आती है और बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आता है तो नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आपके ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा मामला। एंड मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए जो ई बुक बना था, आप लोगों ने अभी तक ई बुक नहीं लिया है तो लीजिए। वहाँ पर बिल्कुल इसी तरीक़ा से आसान भाषा में वहाँ पे जो है सारे क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं, और सारे PYQ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और मॉडल पेपर 3-4 साल के सभी का निचोड़ वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो बुक से तो आप पढ़ ही रहे हो, बुक का क्वेश्चन कर ही रहे हो, लेकिन आप लोग को ये पता है कि PYQ और मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो यही सारा चीज़ आपको ई बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ई बुक जरूर प्राप्त करें और उससे अप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।